Good morning, class 8. Today we will be reading chapter 2. Students, have you read this chapter? I will explain it. Chapter 2 है Administrative Structure, Policies and Impact of British Rule. ब्रिटिश शासन नीतियाँ और प्रभाव. East India Company showed the exit door to its rival French company by defeating them in Carnatic War. The company established supremacy over Bengal, Bihar, Odisha, Awadh and Mughal emperor after the Battle of Plassey and Buxar. The company got Diwani rights in Bengal, Bihar and Odisha by the Treaty of Allahabad. Now from traders they became administrators. The ambitions of company kept on soaring and brought South India under control after Mysore War. On one hand, the other hand, by defeating Marathas, they established their power in central India. Those states which were not under its control were brought under their reign as the company signed alliances with the former. By 1857, the whole of India, directly or indirectly, was under the control of the British rule. यानी कर्नाटक युद्धों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी में निरंतर जो युद्ध चलते रहते थे उनके प्रतिद्वंदी जो थे फ्रांसीसी कंपनी थी उसके साथ उनके युद्ध चलते रहते थे. तो कर्नाटक युद्धों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो अगेंस्ट फ्रांसीसी कंपनी थी उसको बाहर निकाल दिया. तो बाहर का रास्ता दिखाया, बाहर निकाल दिया. तो प्लासी और बक्सर का जो युद्ध हुए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध और जो मुग़ल सम्राट पर अपना दबदबा स्थापित कर लिया. तो इलाहाबाद की जो संधि हमने पढ़ी थी पिछले उसमें कि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गए थे. तो अब वे व्यापारी से प्रशासक बन गए थे. तो कंपनी की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और दक्षिण भारत में मैसूर के साथ युद्ध करके और दक्षिण भारत को भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया. मराठों से को युद्ध में पराजित करके संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार कर लिया. तो एक तरह से 1857 में जो पूरा संपूर्ण भारत था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके अंग्रेज़ों के अधिकार में था. Thus taking advantage of unstable political condition of India, a trading company succeeded in establishing its rule, but the basic nature of its employees was that of businessmen, so they lacked the acumen required to run the administration of a country. The company employees were greedy, dishonest, lacked vision and proper education. Their aim was to hoard wealth and they were ready to go to any extent to fulfill their purpose. It was essential for the company to train the clerk, broker and businessman to become administrators. To achieve this purpose, rules were formed and implemented frequently. यानी कि इस प्रकार जो कंपनी थी वो लाभ कमाने वाली व्यापारिक कंपनी ने भारत की जो राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाया और उसकी सत्ता प्राप्त की. किंतु सत्ता इस कंपनी के जो कर्मचारियों का मूल चरित्र था वो है एक व्यापारी और दलाल का था. प्रशासन के लिए ये सब अच्छा नहीं था. उसके जो कंपनी के द्वारा जो नियुक्त कर्मचारी होते थे वो अर्धशिक्षित होते थे और बेईमान और धन के लालची होते थे. उनका उद्देश्य धन प्राप्त करना था. इसलिए वे किसी की भी सीमा तोड़ सकते थे, किसी भी सीमा तक जा सकते थे. वे दलाल और क्लर्क के रूप में कार्य करते थे. तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्हीं कर्मचारियों से प्रशासन का कार्य लेना था जिसके लिए उन्हें कुछ समय के लिए नियम पारित किए जाते थे. तो कर्मचारियों की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रयास किए गए. उनको प्रशासक का व्यवहार करना सिखाया गया. इंग्लैंड से कुछ पढ़े लिखे अफसर और कर्मचारी भेजे जाते थे इसलिए कि ताकि ये जो वहाँ के जो प्रशासक होते थे उनसे वे लोग अच्छा व्यवहार करके एक प्रशासन बना सकें अपना.
वे अपनी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, जिसका नुकसान भारतीय जनता को उठाना पड़ता था। वहाँ के व्यापार, किसान, दस्तकार और राजा महाराज आदि, उन्होंने सभी को लूटा था। अब था ड्यूअल रूल इन बंगाल, बंगाल में दोहरा शासन। तो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द इंग्लिश कंपनी साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद मुगल एम्परर शाह आलम। ही हैंडेड ओवर द राइट्स ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल सम्राट थे शाह आलम के साथ इलाहाबाद की संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार मिल गए। With these rights, company control over the total revenue of Bengal. The Nawab of Bengal, Nazam-ud-Dawla, handed over the rights of Nizamat to the company, but the company was not ready to bear such onerous responsibilities. The company wanted its control only over treasury and army. Robert Clive was the governor of Bengal. He knew well that company was not efficient enough to carry दीवानी and निज़ामत responsibilities। यानी कि दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के समस्त राजस्व पर अधिकार हो गया था। तो बंगाल के जो नवाब थे नजमुद्दौला ने बंगाल के जो नवाब थे नजमुद्दौला ने बंगाल के निजामत के जो अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए, किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थी। वह केवल सेना तथा कोष पर अपना अधिकार चाहती थी। इस समय जो बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था, वह जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वे एक साथ दीवानी तथा मतलब